सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ों को क्लियर आउट करूँगी। तो प्लीज़ गाइस नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। लेकिन रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आप चीज़ों को खुद से नोट करेंगे। और जब रिवीजन करेंगे तो बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर आउट हो जाएगी, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है गाइस, वो हमारा सेट 46 चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आज के आरआरबी एनटीपीसी का सेट कौन सा सेट चलेगा, तो सेट 46 का चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि जादव पटिया पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, या ऑप्शन डी बिहार। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जादव पटिया पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड से और कौन कौन सी पेंटिंग जो है आपके संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि झारखंड से आपका हो गया गाइस। आपको याद रखना है झारखंड से और कौन कौन सा हो गया, तो जादव पटिया हो गया। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी गया है गाइस, तो याद रखिएगा। पैथकर पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैथकर पेंटिंग जो है ये आपकी जो है ये किस राज्य की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैथकर पेंटिंग जो है ये आपके झारखंड की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना और कौन सी पेंटिंग है जो कि झारखंड की है गाइस, तो याद रखिएगा आप गाइस कि आपका जो है मुंडा कला जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुंडा पेंटिंग जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुंडा पेंटिंग जो है ये आपके झारखंड की है। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना और कौन सी पेंटिंग है जो कि झारखंड की है, तो सोहराई, सोहराई पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोहराई पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा, सोहराई पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है, तो याद रखिएगा सोहराई पेंटिंग जो है ये भी आपके झारखंड की है, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना सोहराई के बाद आपको याद रखना है कोहबर जो है, कोहबर पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुंडा हो गया, इसके बाद आपको याद रखना है कोहबर हो गया, ये सब किस राज्य की पेंटिंग हो गई गाइस, तो याद रखिएगा ये सब जो है आपको याद रखिएगा। जादू पटिया पेंटिंग ये सब जो है झारखंड की है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस जादव पटिया पेंटिंग से आपको एक पॉइंट याद रखना है। जादव पटिया पेंटिंग से आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, तो आपको जादव पटिया पेंटिंग से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि गाइस याद रखिएगा कि जादव पटिया में जो संथाल परगना में जो जादव पटिया द्वारा जो बनाए गए जो पटचित्रों जो में होते हैं उसमें कितने विषय होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा पटचित्रों में जो है ये कितने विषय होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो है संथाल परगना द्वारा बनाए गए गाइस, याद रखिएगा कितने विषय होते हैं पटचित्रों में, तो 7 विषय होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की अगर बात करेंगे गाइस तो आपको याद रखना है पिथौरा। पिथौरा जो है ये किस राज्य की पेंटिंग है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पिथौरा पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पिथौरा जो है ये गुजरात की है। इसके बाद आपको याद रखना है अथिया पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है, पिथौरा अथिया ये सब कहाँ की हो गई गाइस, तो याद रखिएगा ये गुजरात की हो गई। उसके बाद आ जाते हैं गाइस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की आपकी कौन सी हो गई, तो याद रखिएगा वारली पेंटिंग जो है ये आपकी किस राज्य की हो गई गाइस, जो कि महाराष्ट्र के आदिवासियों के द्वारा बनाया जाता है, तो वारली पेंटिंग जो है ये किस राज्य की हो गई, तो याद रखिएगा वारली पेंटिंग जो है ये आपके महाराष्ट्र की हो गई। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना और कौन सी पेंटिंग हो गई, तो वारली हो गई। इसके बाद आपको याद रखना गाइस पिंगुली। पिंगुली पेंटिंग जो है ये किस राज्य की हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पिंगुली पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा ये किस राज्य की है, तो पिंगुली पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा ये किस राज्य की है, तो पिंगुली पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस बिहार। बिहार की आपकी कौन सी पेंटिंग है, तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग जो है ये आपकी किस, जिसे मिथिला के नाम से भी जानते हैं, तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये आपकी किस राज्य की है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये बिहार की है। उसके अलावा गाइस बिहार की बात करें तो आपका हो गया मंजूषा पेंटिंग जो है ये किस राज्य की हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मंजूषा पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपके बिहार की हो गई। इसके अलावा गाइस और कौन सा याद रखना है गाइस, टिकुली। टिकुली जो है ये कहाँ की हो गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टिकुली जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपके बिहार की है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विष्णु को, ऑप्शन बी शिव को, ऑप्शन सी गणेश को या ऑप्शन डी ब्रह्मा को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किसे समर्पित है? तो शिव को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस हम्पी के बारे में। तो याद रखिएगा हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर है, तो हम्पी जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, हम्पी जो है ये कर्नाटक में। तो हम्पी आपका कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, हम्पी जो है ये कर्नाटक में। और अगर विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो गाइस याद रखिएगा ये कर्नाटक के किस जिले में? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कर्नाटक के किस जिला में गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक के बेल्लारी जिला में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी जिला भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक के बेल्लारी जिला में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं कि हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किस नदी के किनारे है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये आपको ध्यान रखना है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है ये आपको ध्यान रखना है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किस नदी के किनारे है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है याद रखिएगा ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तुंगभद्रा नदी का जो है ये जो है तुंगभद्रा नदी का जो है ये पुराना नाम क्या था गाइस? तो तुंगभद्रा नदी का अगर हम पुराना नाम के बारे में बात करें गाइस तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी का जो पुराना नाम था गाइस वो क्या था? तो तुंगभद्रा का जो प्राचीन नाम था गाइस याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या था गाइस तो याद रखिएगा पंपा था, ठीक है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है क्या था? तो पंपा था इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका प्रश्न पूछा गया था कि जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, जिसमें से तुंगभद्रा नदी ऑप्शन में ना देकर पंपा नदी दिया गया था। तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे गाइस। तो याद रखिएगा कि जो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है वो पंपा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी वजह से जो विरूपाक्ष मंदिर का प्राचीन नाम जो था वो क्या था गाइस? तो इसे जो है विरूपाक्ष मंदिर को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जो है पंपापट्टी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते गाइस कि अगर आपको याद रखना है कि विरूपाक्ष मंदिर को जो है ये किस नाम से जाना जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विरूपाक्ष मंदिर को जो है और किस नाम से जाना जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विरूपाक्ष मंदिर को जो है गाइस याद रखिएगा ये पंपापट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पंपापट्टी के नाम से भी जो है जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा पंपापट्टी के नाम से भी जाना जाता है विरूपाक्ष का मंदिर, पंपापट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंपापट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है कि अगर सहेली आपसे पूछे कि ये जो है ये किस सहेली का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सहेली पूछता है गाइस तो ये भी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे सहेली पूछता है तो याद रखिएगा ये किस शैली में स्थापित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ शैली आपको ध्यान रखना है। कौन सी शैली याद रखना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ शैली में जो है गाइस याद रखिएगा द्रविड़ शैली में जो है यह स्थापत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया था, तो मेरा प्रश्न ये है कि इसे जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरा दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 1986 में जो है गाइस, याद रखिएगा 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो आपके ऑप्शन है बाजरा, ऑप्शन बी तुअर, ऑप्शन सी सरसों या ऑप्शन डी कपास। तो सबसे पहले हम रबी की फसल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रबी की फसल जो है ये कब बोई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रबी की जितनी भी फसल होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अक्टूबर और नवंबर के बीच जो है गाइस, याद रखिएगा ये अक्टूबर और नवंबर के बीच जो है गाइस, याद रखिएगा ये बोई जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है रबी की फसल को जो है ये क्या होता है अक्टूबर नवंबर में जो है गाइस, याद रखिएगा बोई जाती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर
नवंबर में जो है ये बोई जाती है और काटी कब जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। और अगर आपसे पूछे कि रबी की फसल को काटी कब जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और अगर काटी जाने की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है इसकी जो फसल की कटाई होती है ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम फसल की कटाई के बारे में बात करें, तो याद रखिएगा इस फसल की कटाई जो होती है, रबी की फसल की जो कटाई होती है, वो फरवरी के अंतिम माह से स्टार्ट हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी के अंतिम माह से जो है इस फसल की जो है कटाई जो है स्टार्ट हो जाती है, फरवरी के अंतिम माह से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कटाई के बारे में बात करें, ठीक है, फरवरी के अंतिम माह से जो है गाइस याद रखिएगा, अंतिम माह से जो है गाइस याद रखिएगा कटाई जो है शुरू हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जो है आपको कुछ हिंट मिल गया होगा। तो अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। सरसों जो है ये रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो है रबी की फसल कौन कौन सी है, तो जैसे मैं यहाँ पे रबी की फसल की बात कर रही हूँ गाइस कि आपकी जो है रबी की फसल कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम रबी की फसल के बारे में बात करें, जौ जो है ये आपकी कौन सी फसल हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जौ जो है ये आपकी रबी की फसल हो गई। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना है चना जो है ये कौन सी फसल हो गई, चना जो है ये रबी की फसल हो गई। इसके अलावा आपको गाइस याद रखना है मसूर, मसूर जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी आपकी रबी की फसल हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस मटर, मटर कौन सी फसल हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मटर जो है ये रबी की फसल हो गई। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है आलू जो है ये किसकी फसल हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, आलू जो है गाइस याद रखिएगा ये किसकी फसल है, तो आलू जो है ये रबी की फसल है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो है कुछ फसल के नाम, जो कि खरीफ का फसल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं कुछ खरीफ के फसल के नाम लिखाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो रबी की फसल थी। आप कुछ नाम जो है खरीफ के फसल का भी नोट कर लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि खरीफ की फसल इसमें से आपका कौन कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा, अगर खरीफ की फसल की बात करें तो इसमें हो गया आपका गाइस, आपका हो गया जूट, जूट जो है ये किसकी फसल हो गई गाइस, तो आपको ध्यान रखना है ये खरीफ की फसल हो गई। इसके अलावा आपको याद रखना है ज्वार, ज्वार जो है ये खरीफ की फसल हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। ज्वार के बाद फिर आपको याद रखना है जो धान हो गया, ये भी आपके खरीफ की फसल हो गई गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। धान के अलावा गाइस आपका जो है मक्का जो है ये भी आपकी खरीफ की फसल हो गई। इसके अलावा गाइस आपका गन्ना जो हो गया ये भी खरीफ की फसल हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन या ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो गाइस अगर हम बात करें पादप हार्मोन जो है ये इनमें से कौन है गाइस, तो इसमें से जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है यह एक पादप हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि पादप हार्मोन को और कौन कौन से यहाँ पे जो है नाम से जाना जाता है गाइस, तो इसे जो है पादप हार्मोन को गाइस प्लांट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर प्लांट हार्मोन है तो भी क्वेश्चन आपका जो है ये सेम रहेगा। और अगर यहाँ पे जो है एक और याद रखिएगा जो कि है फाइटो हार्मोन रहे, ये भी इसमें आपका जो है इसे ही कहा जाता है। पादप हार्मोन को जो है प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है और फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है और फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस कि जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन था कि इसमें जो है साइटोकाइनिन जो है ये आपका एक पादप हार्मोन है, तो इसमें सिर्फ साइटोकाइनिन ही आपका पादप हार्मोन नहीं है, तो कुछ पादप हार्मोन के नाम लिखाऊंगी गाइस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी पादप हार्मोन है उन सब के नाम लिखाऊंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस पादप हार्मोन के बारे में, तो अगर हम पादप हार्मोन के बारे में बात करते हैं कि इसमें से और कौन कौन सा है जो कि आपका पादप हार्मोन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले ऑक्सिन, ऑक्सीजन जो है गाइस ये भी आपको याद रखना है। साइटोकाइनिन की जगह पर अगर आपको ऑक्सीजन ऑप्शन दे देता तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन जो है ये आपका एक पादप हार्मोन हो गया। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। जिब्रेलिन भी जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी आपका एक पादप हार्मोन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिब्रेलिन भी जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपका पादप हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस जिब्रेलिन के बाद आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड जो है गाइस याद रखिएगा,
एफसीसी एसिड जो है ये भी आपका एक पार्ट ऑफ हार्मोन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एफसीसी एसिड जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी आपका एक पार्ट ऑफ हार्मोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एफसीसी एसिड जो है गाइस याद रखिएगा, एफसीसी एसिड जो है ये आपका कौन सा हार्मोन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एफसीसी एसिड जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी आपका एक पार्ट ऑफ हार्मोन है। उसके अलावा गाइस और याद रखिए और कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा एक आपको याद रखना है एथिलीन। एथिलीन जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी आपका पादप हार्मोन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखाई हूँ कि कौन आपका पादप हार्मोन है, जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस एथिलीन का क्या काम होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एथिलीन की बात करें तो इसका काम क्या होता है गाइस, फल को पकाने में जो है ये किसका काम होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फल को पकाना जो है ये किसका काम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फल को पकाना जो है ये जो है फल जो पकता है ये किसका काम होता है गाइस, एथिलीन करता है। और उसके बाद जो है फल पकाना, और दूसरा याद रखना है कि पत्ते जो गिरते हैं ये किसकी वजह से गिरते हैं गाइस, तो याद रखना है पत्ते गिरना जो है ये किसकी वजह से गाइस, तो आपको ध्यान रखना है पत्ते गिरना जो है याद रखिएगा ये एथिलीन की वजह से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है उसके बाद गाइस आपको याद रखना है जो कि जिबरेलिन है ये पौधे की लंबाई में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है क्या करता है, जिबरेलिन जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है लंबाई में मदद करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिबरेलिन जो है गाइस याद रखिएगा ये लंबाई में मदद करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लंबाई में मदद कौन करता है गाइस, तो पौधे की लंबाई में मदद जिबरेलिन करता है। फल को पकाना और पत्ते गिराना जो है ये एथिलीन का काम है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा ये जो है ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये जो पौधे की जो वृद्धि होती है, ये जड़ों की और कलियों की जो विकास होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन का क्या काम होता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जड़ों और कलियों का जो विकास होता है ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जड़ों और कलियों का विकास जो है ये किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा जड़ों और कलियों का विकास जो है गाइस याद रखिएगा ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से जड़ों और कलियों का विकास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है एक और बच गया एफसीसिक एसिड, इसका काम क्या होता है, तो ये जो है गाइस याद रखिएगा ये पानी के संरक्षण में मदद करता है। तो पानी के संरक्षण में कौन मदद करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एफसीसिक एसिड जो है गाइस याद रखिएगा पानी के संरक्षण में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पानी के संरक्षण में मदद कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पानी के संरक्षण में जो मदद करता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। एब्सिसिक एसिड जो कि मैं सभी का नाम बता दी हूँ। उसके बाद गाइस आ जाते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये क्या करता है, तो ये कोशिका विभाजन विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है साइटोकाइनिन क्या करता है गाइस, ये आपको नोट करना है। तो कोशिका का विभाजन करता है, इसका काम क्या होता है गाइस, तो याद रखना है कोशिका विभाजन और वृद्धि जो है ये कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका विभाजन और वृद्धि जो है ये कौन करता है गाइस, तो याद रखना है कोशिका विभाजन और वृद्धि को जो है गाइस याद रखिएगा कोशिका विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित जो करता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। साइटोकाइनिन जो है इसका काम ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है केरल जो है ये थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम का उत्पादन जो है अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसका जो है उत्पादन जो है ये किससे प्राप्त होता है गाइस, तो याद रखिएगा थोरियम का उत्पादन जो होता है ये मोनोजाइट अयस्क से होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोरियम का अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसका जो है मोनोजाइट से जो है इसका उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोनोजाइट मोनोजाइट अयस्क से जो है ये किसका उत्पादन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोनोजाइट अयस्क से जो है ये किसका उत्पादन होता है, थोरियम का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोनोजाइट अयस्क से जो है गाइस याद रखिएगा उत्पादन होता है ये थोरियम का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, अगला पॉइंट आपका कौन सा है,
उसके बाद बात करते हैं गाइस कि थोरियम का जो है उत्पादन होता है गाइस, याद रखिएगा। इसका जो अगर हम सबसे पहले बात करें गाइस, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि थोरियम जो है गाइस, याद रखिएगा। इसका जो है उपयोग किस लिए होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोरियम का जो है ये उपयोग किस लिए होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोरियम का जो उपयोग होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। किसका उपयोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में गाइस, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में जो है गाइस, ये किसका उपयोग होता है गाइस, तो याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्पादन में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि थोरियम का जो है, ये जो है याद रखिएगा, ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसा तत्व होता है, तो थोरियम जो है गाइस, याद रखिएगा, ये रेडियोधर्मी तत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम जो है ये कैसा तत्व होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडियोधर्मी तत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये 1828 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम की जो खोज हुई थी ये कब हुई थी, 1828 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो है ये केरल में इसका उत्पादन होता है। केरल के बाद और कौन कौन सा राज्य है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उत्पादन के बारे में बात करते हैं गाइस, यहाँ पे अगर हम उत्पादन के बारे में बात करें, उत्पादन हम राज्य के बारे में बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका क्रम याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम याद रखें कि इसका उत्पादन जो है ये केरल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस इसका उत्पादन और कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इसका उत्पादन जो है ये झारखंड में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते हैं और इसका उत्पादन कहाँ होता है गाइस, तो बिहार में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बिहार में होता है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है और कहाँ इसका उत्पादन होता है, तो उसके अलावा जो है guys, याद रखिएगा, तो इसके बाद जो है तमिलनाडु में होता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो है क्रम आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रम वाइज पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कि इसका जो है कैसे उत्पादन होता है, सबसे पहले केरल में होता है, उसके बाद झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। तो कभी कभी जो है थोरियम का कथनांक भी पूछता है guys, और द्रव्यनांक भी पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं guys, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोरियम के कथनांक के बारे में बात करें गाइस कि इसका जो है कथनांक कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोरियम का जो कथनांक होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है। तो थोरियम का कथनांक होता है 28 डिग्री सेल्सियस, जो है 2800 डिग्री सेल्सियस जो है इसका जो है कथनांक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसका जो है द्रव्यनांक कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम थोरियम के द्रव्यनांक के बारे में बात करें कि इसका द्रव्यनांक कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो द्रव्यनांक होता है 145 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो थोरियम का द्रव्यनांक कितना होता है, 145 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो थोरियम से रिलेटेड इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अबरक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी गुजरात में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये कहाँ होता है गाइस, आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश के बाद जो है और कौन सा राज्य होता है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो है ये कितना परसेंट, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में ऑलमोस्ट 41% जो है अदरक का उत्पादन होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अदरक का ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश में कितना होता है, तो 41% जो है इसका उत्पादन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके बाद जो है आपका कौन कौन सा राज्य आ जाएगा गैस, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखा रही है, सबको नोट करते हुए चलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अदरक के बाद जो है इसके आंध्र प्रदेश के बाद, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बाद जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है अदरक का गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के बाद जो है सबसे ज्यादा जो है उत्पादन कहाँ होता है गाइस, ये राजस्थान में होता है। अगर हम बात करें राजस्थान में जो है ये कितना परसेंट होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो है 21% उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में जो है ये कितना परसेंट उत्पादन होता है, 21% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कौन सा राज्य आता है गाइस, तो याद
देखिएगा। उसके बाद जो है ओडिशा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कौन सा राज्य आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ओडिशा। अगर हम बात करते हैं ओडिशा में जो है ये कितना परसेंट होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा में जो है ये 20% उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कौन सा राज्य आता है, तो ओडिशा के बाद गाइस आपको याद रखना है महाराष्ट्र आता है। ओडिशा के बाद जो है ये आपका कौन सा राज्य आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा के बाद जो है महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र के बाद आपको कौन सा राज्य आता है, तो महाराष्ट्र के बाद जो गाइस आपको याद रखना है बिहार आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में जो गाइस याद रखिएगा कितना परसेंट अदरक का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो अदरक का उत्पादन होता है वो 15% होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कितना परसेंट होता है, 15% होता है। और बिहार में जो है ये कितना परसेंट होता है, 2% होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि रामपुर सरसवा घराने से संबंधित निम्न में से कौन है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फतेह अली खान, ऑप्शन बी पंडित गोपाल मिश्रा, ऑप्शन सी इनायत हुसैन, या ऑप्शन डी अलादिया खां। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा गाइस वो होगा आपका जो है, आपको याद रखना है कि ये जो है कौन संबंधित है, तो इनायत इनायत हुसैन जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये संबंधित है। अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको याद रखना है कि रामपुर सरसभा से आपको याद रखना है कौन संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इनायत खान। इनायत खान नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है गाइस कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है इनायत हुसैन जो है गाइस, याद रखिएगा खान ने, इस इनायत हुसैन जो है गाइस, याद रखिएगा अगर हम बात करें, ये जो है गाइस याद रखिएगा ये संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामपुर सरसभा घराने के जो है गाइस, याद रखिएगा ये संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। रामपुर सरसभा घराने से ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है इनायत हुसैन। अगर बात करें कि और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो रामपुर सरसभा घराने से संबंधित है गाइस, तो इसमें जो है और नाम याद रखना है, जैसे कि रामपुर सरसभा घराने से और कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है राशिद खान। राशिद खान जो है ये किस घराने से संबंधित है या गाइस, तो याद रखिएगा राशिद खान हो गए गाइस, याद रखिएगा जो कि रामपुर सरसभा घराने से संबंधित है। उसके अलावा गाइस आपको एक और नाम याद रखना है जो कि है मुस्तफा खान, ये भी जो है किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुस्तफा खान जो है गाइस, याद रखिएगा ये भी आपके रामपुर सरसभा घराने से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं गाइस फतेह अली खान। फतेह अली खान से जो गाइस आपको क्या याद रखना है, तो फतेह अली खान से आपको याद रखना है कि ये जो है ये किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पटियाला घराने से संबंधित है। पटियाला घराने से संबंधित कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पटियाला घराने से संबंधित है आपके फतेह अली खान जो है, ये पटियाला घराने से संबंधित है। और फतेह अली खान जो है गाइस, याद रखिएगा संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फतेह अली खान जो है गाइस, याद रखिएगा जो पटियाला घराने के क्या थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पटियाला घराना के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पंडित गोपाल मिश्रा के बारे में, अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये बनारस घराने के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो बनारस घराने के संस्थापक कौन है, यानी कि ये बनारस घराने से जो है संबंधित हुए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और बनारस घराने के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बनारस घराने के जो संस्थापक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बनारस घराने के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बनारस घराने के जो संस्थापक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये है पंडित गोपाल मिश्रा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इनायत हुसैन जो है ये आपके हो गए रामपुर सरसभा घराने से संबंधित हो गए। और इसके बाद बात करते हैं अलादिया खां। अलादिया खां जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है जयपुर घराने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अलादिया खां जो है गाइस, याद रखिएगा ये किस घराने से संबंधित है, जयपुर घराने से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ परीक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, या ऑप्शन डी पद्मश्री पुरस्कार। सो गाइस याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को जो दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार गाइस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है
प्रशिक्षक मतलब होता क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये पुरस्कार जो है ये किसको प्रदान किया जाता है, तो जो खेल के जो कोच होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसे प्राप्त होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोचों को प्रदान किया जाता है। ये जो है पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये कोचों को प्रदान किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है शुरुआत कब हुआ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार की अगर हम शुरुआत की बात करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है गाइस 1985 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 1985 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है पहली बार जो है ये किसे दिया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो है ये पुरस्कार किसे दिया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सबसे पहली बार जो दिया गया था वो दिया गया था भालचंद्र भास्कर को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार ये किसे प्रदान किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार जो ये पुरस्कार दिया गया था ये भालचंद्र भास्कर को दिया गया था ये पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भालचंद्र भास्कर को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पहले इसका नाम क्या था गाइस, तो याद रखिएगा पहले जो इसका नाम था, पहले इसका नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो इसका नाम था राजीव गांधी पुरस्कार था, ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो इसका नाम था ये क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो इसका नाम था ये राजीव गांधी पुरस्कार जो है पहले इसका नाम था मेजर ध्यानचंद का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस अर्जुन पुरस्कार की, अर्जुन पुरस्कार जो है गाइस याद रखिएगा इसकी अगर हम शुरुआत करें तो याद रखिएगा कि 1961 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले जो है ये पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1900 जो है गाइस याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार जो है 1984 में जो है सबसे पहले दिया गया था। और किसे दिया गया था, तो कृष्ण दास को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किसे दिया गया था, कृष्ण दास को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहे हैं कि सापेक्षित आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेफोमीटर, ऑप्शन बी एक्टिनोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर या ऑप्शन डी साइनोमीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बादलों का दिशा और गति नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नेफोमीटर का। तो नेफोमीटर का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेफोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो बादलों का जो है गाइस दिशा और गति, दिशा और गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बादलों का दिशा और गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बादलों का दिशा और गति मापने के लिए जो है गाइस किसका उपयोग किया जाता है, नेफोमीटर का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस एक्टिनोमीटर की, तो विकिरण की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। विकिरण की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विकिरण की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो है विकिरण की तीव्रता मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है किससे मापी जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विकिरण की तीव्रता जो मापी जाती है ये मापी जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किससे, तो ये मापी जाती है एक्टिनोमीटर से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है आकाश का नीलापन, आकाश का नीलापन जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आकाश का नीलापन जो मापा जाता है ये साइनोमीटर से मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आकाश का नीलापन जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आकाश का नीलापन जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है किससे मापा जाता है, तो आकाश का नीलापन जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है साइनोमीटर से मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी राष्ट्रभक्ति, ऑप्शन सी साहस या ऑप्शन डी युद्ध। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मणिपुरी नृत्य का जो प्रमुख विषय है वो भक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम मणिपुरी नृत्य के बारे में बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मणिपुरी नृत्य जो है ये किस संप्रदाय से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि इसका प्रमुख विषय क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो प्रमुख विषय है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है भक्ति है। और इसमें जो है गाइस आपको याद रखना है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस कि मणिपुरी नृत्य जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके मणिपुर का नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किस राज्य का नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर राज्य का जो है ये नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि मणिपुरी नृत्य जो है ये आपका किस साइड पड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मणिपुरी नृत्य जो है ये आपके उत्तर पूर्व में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर जो है ये आपके किस साइड पड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो हो गया ये किस साइड पड़ता है, तो उत्तर पूर्व में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस याद रखिएगा इसमें जो है गाइस अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो इसमें जो अगला पॉइंट आपको मणिपुरी नृत्य से याद रखना है, जो कि आपको क्या याद रखना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें याद रखना है कि इसमें क्या होता है गाइस, तो कृष्ण के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण कृष्ण के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। इस नृत्य में जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस नृत्य में जो है कृष्ण के बचपन की कहानियां जो है दिखाई जाती है, कृष्ण के बचपन बचपन की जो है गाइस याद रखिएगा, कृष्ण के याद रखिएगा कि इसमें जो है कृष्ण के बचपन की कहानियां जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण के बचपन की कहानियां जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कृष्ण के बचपन की कहानियां जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, दर्शाई जाती है। बचपन की कहानियां जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, दर्शाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि मणिपुर नृत्य की जो है ये कितनी शैलियाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा गाइस कि इसकी जो है कितनी शैलियाँ है, तो याद रखिएगा मणिपुर नृत्य की जो है ये 3 शैलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर नृत्य की जो है ये कितनी शैलियाँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 शैलियाँ हैं। और 3 शैलियाँ कौन कौन सी है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है लाई हरोबा, पहला जो है ये कौन सी शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है लाई हरोबा है, ये मणिपुर नृत्य की शैली है, ये आपको ध्यान रखना है, लाई हरोबा है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो है ये कौन सी शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लाई हरोबा हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरा जो है ये कौन सी शैली है गाइस, तो याद रखिएगा संकीर्तन हो गया। और तीसरा जो है ये कौन सा हो गया, रासलीला हो गया। ठीक है, लाई हरोबा हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है ये जो है गाइस याद रखिएगा यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में भी शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। संकीर्तन हो गया। और तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा जो है ये आपका रासलीला हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध उत्सव है, तो आपके ऑप्शन है होजगिरी उत्सव, ऑप्शन बी बांग्ला उत्सव, ऑप्शन सी हॉर्नबिल उत्सव या ऑप्शन डी चारकोट उत्सव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेघालय का जो एक प्रसिद्ध उत्सव है वो कौन सा है, वांगला उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। वांगला उत्सव जो है गाइस याद रखिएगा, इसे 100 ड्रमों का फेस्टिवल भी कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसे आपको क्या याद रखना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वांगला उत्सव को है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, 100 ड्रमों का उत्सव ही कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पिक्चर में गाइस, तो यहाँ पे आपको जो है ये आप देखना है, ये जो है ड्रम के जैसा जो ये रहते हैं, इस तरीके से ये उत्सव मनाते हैं, इसी वजह से जो है गाइस याद रखिएगा इसे 100 ड्रमों का उत्सव कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये वांगला उत्सव जो है ये किस जनजाति के द्वारा जो किया जाता है, तो याद रखिएगा वांगला उत्सव जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा वांगला उत्सव जो है ये गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस होजगिरी पे। होजगिरी जो है ये आपका कहाँ गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है होजगिरी उत्सव जो है ये आपके त्रिपुरा का है, ये आपको ध्यान रखना है। होजगिरी उत्सव जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा होजगिरी उत्सव जो है ये आपके त्रिपुरा का है। उसके बाद अगर बात करते हैं हॉर्नबिल उत्सव जो है ये कहाँ का है,
तो याद रखिएगा ये जो है आपके नागालैंड का, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव जो है ये आपके कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल उत्सव जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये नागालैंड का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपका जो है चप चारकुट उत्सव जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चप चारकुट उत्सव जो है गाइस ये आपके किस राज्य का है, ये आपके मिजोरम का है, ये आपको ध्यान रखना है। चप चारकुट उत्सव जो है ये किस राज्य का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके मिजोरम का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अकबर ने निम्न में से किस विरासत का निर्माण करवाया है, तो आपके ऑप्शन है बुलंद दरवाजा का, ऑप्शन बी अलाई दरवाजा का, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, या ऑप्शन डी बीबी का मकबरा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है इसका निर्माण जो है ये कब करवाया, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये कब करवाया गया, इससे आपको ध्यान रखना है। इन्होंने निर्माण करवाया था 1601 ईस्वी में। गाइस याद रखिएगा अकबर ने जो है, याद रखिएगा अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस कि ये जो निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा का, गाइस ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है किस में करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बुलंद दरवाजा की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो है अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें गाइस कि बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई जो है ये 54 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई जो है ये 54 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, अगला जो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरा का निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण जो है ये हाजी बेगम ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाजी बेगम ने जो है गाइस याद रखिएगा ये हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये किस वंश से संबंधित है, तो ये खिलजी वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अलाई दरवाजा का निर्माण जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये कब हुआ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये 1311 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अलाई दरवाजा का ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा का निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीवी के मकबरा का निर्माण जो है ये औरंगजेब ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। बीवी के मकबरा का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, औरंगजेब ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो आपके ऑप्शन है 19, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 18। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर्गन का परमाणु क्रमांक जो है ये कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 18 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है 18 जो है ये जो आर्गन का जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है इसे आप कैसे लिखते हैं, एआर जो है इसका रासायनिक प्रतीक। उसके बाद अगर बात करते हैं 19 जो परमाणु क्रमांक है ये किसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो है ये 19 है, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम जिसे हम जो है गैस याद रखिएगा के से डिनोट करते हैं। पोटेशियम को हम किससे जो है इसका रासायनिक प्रतीक क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका रासायनिक प्रतीक के है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 17 पे आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है ये 17, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके रासायनिक प्रतीक की बात करें तो इसका रासायनिक प्रतीक Cl जो है इसका रासायनिक प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक कितना है तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो है ये कितना है तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो है ये 14 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो है आपके इसका रासायनिक प्रतीक जो है ये क्या है, तो इसका रासायनिक प्रतीक एसआई जो है इसका रासायनिक प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कबड्डी के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 7। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द डी इज द करेक्ट आंसर। पर जो है कबड्डी के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 11, 11 जो है आपके हॉकी में कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी में जो है खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। उसके बाद आपको याद रखना है क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 9 जो है ये किसमें होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। खो खो में जो है ये 9 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। खो खो में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 जो है ये खिलाड़ियों की संख्या बास्केटबॉल में होती है, आपको ध्यान रखना है। 5 जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम कबड्डी के खेल से रिलेटेड। तो गाइस यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम इसके खेल से रिलेटेड की बात करें कि कबड्डी का खेल जो है ये कितने मिनट का होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी का खेल जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, कुल 40 मिनट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी का खेल जो है ये कितने मिनट का होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी का खेल जो है 40 मिनट का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कबड्डी का खेल जो है गाइस कितने मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि कबड्डी में जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि ये जो है आप नोट कर ही लीजिएगा गाइस, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है जो मैं लिखा रही हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको पूछा क्या जा रहा है, तो ये जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि अंतरराष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन कब किया गया था गाइस, ये आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन जो है ये कब हुआ है, तो अंतरराष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन जो है guys याद रखिएगा 2004 में इसका गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन जो है ये कब किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन 2004 में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है तमिलनाडु का, ऑप्शन बी केरल का, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं गाइस तो भरतनाट्यम आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपके केरल का कौन सा है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। आपका जो है केरल का कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। कथकली जो है ये केरल का है। उसके अलावा गाइस आपको दूसरा कौन सा याद रखना है, मोहिनी अट्टम जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम जो है गाइस याद रखिएगा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है गाइस याद रखिएगा ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस उत्तर प्रदेश में आपको कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा गाइस कुचिपुड़ी नृत्य से आपको क्या याद रखना है कि इसमें कौन सा संगीत पेश किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी में जो गाइस याद रखिएगा इसमें जो है कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन सा पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी में जो है गाइस याद रखिएगा कर्नाटक संगीत जो है गाइस याद रखिएगा इसमें पेश किया जाता है। इसमें कौन सा पेश किया जाता है, कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जो है गाइस आपको याद रखना है कि इसमें जो है पीतल की थाली में पैर रखकर जो है नृत्य करने का प्रचलन है। तो इसमें जो है नृत्य करने का प्रचलन जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी में जो गाइस याद रखिएगा पित्तल की थाली में जो है पैर रखकर पित्तल की थाली में पैर रखकर जो है गाइस याद रखिएगा पित्तल की थाली में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन किसमें है गाइस, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी। सो गाइज आपका जो आ रहा है बीएनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो था गाइज आपका सेट 46 जो था वो कंप्लीट होता है गाइज। यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं गाइज। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आपका कोई भी कमेंट है तो जरूर आप मुझे कमेंट करिएगा, कंफ्यूजन अगर कहीं पे भी है। एंड सेकंड चीज प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।